Welcome back class 9 students. We were discussing chapter 14 natural resources. In our previous videos, we have discussed about different type of natural resources, water pollution, air pollution. Let us start with biogeochemical cycles. A constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere makes it a dynamic but stable system. This interaction consists of transfer of matter and energy between different components of the biosphere. अब ये हम जानते हैं बायोस्फीयर में दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है और एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग है, लाइक एयर, वाटर, टेम्परेचर। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र और मैटर का ट्रांसफ़र होता रहता है, और जिससे ये जो पूरा सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम बना रहता है। तो इसमें हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे, किस तरीके से कोई भी न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में आ रहा है, एटमॉस्फेयर में आ रहा है, और वापस से वो किस तरीके से रिप्लेनिश हो रहा है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल आपने छोटी क्लासेस में अपने पढ़ा होगा। ये जो वाटर होता है, वाटर बॉडीज से इसका इवेपोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का, फिर रेन की फॉर्म में ये लैंड पे आता है। अब ये कंटिन्यूसली इवेपोरेशन हो रहा है। अब हमें ऐसा तो नहीं दिखता कि सीज और ओशन से ये सूख रहा है। अब कहीं ना कहीं से ये जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है ये वापस से वाटर बॉडीज़ में आ रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। अब ये जो वाटर है रेन की फॉर्म में लैंड पे तो आ गया, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सी में ही चले जाएगा। कुछ जो इसका अमाउंट होता है वो अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में रिजर्व हो जाता है, और कुछ ऐसा होता है स्प्रिंग्स में चला जाता है, और कुछ अमाउंट जो हम यूज़ में ले लेते हैं वेल्स के थ्रू और ट्यूब वेल्स के थ्रू, और कुछ अमाउंट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ में ले लेते हैं। ये देखिए आपको फिगर के थ्रू समझा रखा है। यहाँ पे वाटर बॉडीज से इवेपोरेशन हुआ, प्लस ये प्लांट्स के एरियल पार्ट से, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, प्लस रेस्पिरेशन में जो वाटर वेपर होता है, फिर ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू रेन या स्नो के फॉर्म में वापस आया लैंड पर। कुछ तो सरफेस वाटर हो गया और कुछ ग्राउंड वाटर के फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है, और इस तरीके से साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब हम जानते हैं ये जो वाटर होता है इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की। अब जैसे ये रॉक्स के थ्रू जब ये फ़्लो करता है तो उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं रॉक्स में, तो उनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, और फिर बाद में जाके ये सीज़ के अंदर मिलता है। तो ये जो डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं वहाँ पे ये उनको छोड़ देता है, फिर वहाँ पे जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सीज़ में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो इन मिनरल्स को यूज़ में ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन गैस जो आपको पता है एटमॉस्फेयर में 78% होती है, और इसके अलावा ये बहुत इसेंशियल मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे प्रोटीन्स में पाया जाता है ये, न्यूक्लिक एसिड में जैसे डीएनए और आरएनए हो गए, और कुछ विटामिन्स में भी, और इसके अलावा ये एल्कलॉइड्स में, और यूरिया के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होता है इनके अंदर ये पाया जाता है। तो एक तरीके से ये सभी लाइफ फॉर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये हमने जाने 78% होती है, तो अब इसको हम क्या डायरेक्टली यूज़ में नहीं ले सकते, और कुछ बैक्टीरिया के अलावा मतलब कुछ ऐसी बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती हैं जो इसको यूज़ में ले सकती हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, इसको हमें
यूज़ में लेने के लिए हमें भी और प्लांट्स को भी यूज़ में लेने के लिए कुछ दूसरे कंपोनेंट्स में इसको टूटना पड़ता है, जैसे नाइट्राइट्स के फॉर्म में और नाइट्रेट्स के फॉर्म में, ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम इजीली यूज़ में ले सकें। और ये जो बैक्टीरियाज़ हैं, इन बैक्टीरियाज़ को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरियाज़ होते हैं फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या कुछ दूसरी स्पीशीज़ के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक टाइप का रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दोनों ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं, दोनों स्पीशीज़ जो हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये डाइकोट रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे लेग्यूम्स हो गए, पल्सेस, दाल वाले प्लांट्स होते हैं जो, तो उनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक तो बैक्टीरिया के थ्रू हम इसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन को, और इसके अलावा दूसरी प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस, जो कि लाइटनिंग के दौरान होती है। ड्यूरिंग high temperature and pressure created in air convert nitrogen into oxide of nitrogen. These oxide dissolve in water and give nitric and nitrous acid and fall on land along with rain. और इसको फिर जो भी लाइफ फॉर्म से यूटिलाइज करती हैं। What happens to the nitrogen once it is converted into forms that can be taken and used to make nitrogen containing molecules? अब जो नाइट्रोजन है इसको जो यूज़फुल कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर तो हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लाइक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। अब इसका होता क्या है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रेट या नाइट्रेट्स के फॉर्म में इसको लेते हैं, फिर उसको अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। Some other biochemical pathways are used to make the other complex compound containing nitrogen. These proteins and other complex compounds are subsequently consumed by animals. Once the animal or the plant dies, जब इनकी डेथ हो जाती है, other bacteria in the soil convert the various compounds of nitrogen back into nitrates and nitrites. A different type of bacteria convert the nitrates and nitrites into elemental nitrogen. फिर ये अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वापस से एलिमेंटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। Thus there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecules in the soil and water, which get converted to more complex molecule in living beings and then back again into simple nitrogen molecule in the एटमॉस्फेयर। ये इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू प्रोटोप्लाज्म में जाएगी प्लांट्स के, और प्लांट्स को अगर कोई एनिमल कंज्यूम करता है तो उसके प्रोटोप्लाज्म में चल जाती है। फिर अमोनिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है, देन नाइट्राइट्स, देन नाइट्रेट्स। फिर इसी तरीके से ये तो हो गई नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू बैक्टीरिया के फॉर्म में जो प्लांट से होती है और जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर दूसरा है हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस हो गई हमारी लाइटनिंग, और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होता है, बॉन हेबर प्रोसेस होती है इसकी इंडस्ट्रियल। इसमें नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, देन डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये साइकिल जो होती है कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेक्स्ट साइकिल इज कार्बन साइकिल। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑन अर्थ. It occurs in the elemental form as diamond and graphite. In the combined state, it is found as carbon dioxide in the atmosphere, as carbonate and hydrogen carbonate salts in various minerals, while all life forms are based on carbon-containing molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acid, and vitamins.
The endoskeletons and exoskeletons of various animals are also formed from carbonate salts. Carbon is incorporated into life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll. ये हम जानते हैं. This process converts carbon dioxide from the atmosphere or dissolve in water into glucose molecule. तो जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है. दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर आइदर कन्वर्टेड इनटू other substances or used to provide energy for the synthesis of other biological important molecules. The utilization of glucose to provide energy to living things involves the process of respiration, in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide. This carbon dioxide then goes back into the atmosphere. Another process that adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion. जो फ्यूल को हम कंबस्ट करते हैं, जैसे कुकिंग के प्रोसेस में, हीटिंग के प्रोसेस में, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑल्सो. In fact, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere is said to have doubled since the industrial revolution, when human beings started burning fossil fuels on a very large scale. तो जिसका अमाउंट है ये ऐसा कहा जाता है डबल हो गया है जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है और ज़्यादा इनका कंबस्शन हुआ है फ्यूल्स का. कार्बन लाइक वाटर इज द cycle repeatedly through different forms by the various physical and biological activities. जैसे कि हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, वाटर साइकिल पढ़ी है, इसी तरीके से जो कार्बन होता है ये भी इसकी साइकिल चलती रहती है. ये वही है जो हमने अभी पढ़ा है. कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में होगी प्लांट्स के पास. फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगी प्लांट्स को एनिमल कंज्यूम करेंगे तो एनिमल्स के पास. फिर मान लीजिए इनकी डेथ हो जाती है, जो फॉसिल फ्यूल बनते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में. और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स में होती है, वाटर में, लाइमस्टोन की फॉर्म में. और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एनिमल्स के, जो इनकी शेल्स के अंदर होती है और जो रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू वापस से ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है. इस तरीके से ये भी एक कंटिन्यूस साइकिल है जो रिपीट होती रहती है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट. Heat is trapped by glass and hence the temperature inside a glass enclosure will be much higher than the surrounding. या आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे मान लीजिए कोई कार आपके सनलाइट में खड़ी हुई है, आपने पार्क कर दी उस कार को. अब आप देखेंगे उसके अंदर क्या होता है, एकदम गर्म हो जाती है वो अंदर से. और यही फिनोमिना अपनाया गया है जिसमें जो ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे बहुत टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वहाँ प्लांट्स ग्रो कराए जाते हैं इस फिनोमिना को यूज़ करके. ग्लास एनक्लोजर के अंदर विंटर क्लाइमेट्स में सच एनक्लोजर आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस. और इनको क्या कहते हैं, विंटर सीजन में और इन जो एनक्लोजर्स होते हैं इनको ग्रीन हाउसेस कहते हैं. ग्रीन हाउसेस हैव ऑल्सो लेंट देयर नेम टू एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना. सम गैसेस प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ. An increase in the percentage of such gases in the atmosphere would cause the average temperature to increase worldwide. तो कुछ गैसेस ग्रीन हाउस के जैसे एक्ट करती हैं और जिससे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो पूरा बढ़ता जा रहा है. और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट. और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है. An increase in the carbon dioxide content in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to global warming. Global warming means जो पूरे अर्थ में, पूरे ग्लोब में जो टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग.
नेक्स्ट है ऑक्सीजन साइकिल. Oxygen is a very abundant element on our earth. It is found in the elemental form in the atmosphere to the extent of 21%. Atmosphere में ये 21% available है. It also occurs extensively in the combined form in the earth crust as well as in the earth in the form of carbon dioxide. In the crust, it is found as the oxides of most metals and silicon, and also as carbonate, sulfate, nitrate, and other minerals. It is also an essential component of most biological molecules like carbohydrate, proteins, nucleic acid, and fats or lipids. But when we talk of the oxygen cycle, we are mainly referring to the cycle that maintains the level of oxygen in the atmosphere. Oxygen from the atmosphere is used up in three processes, namely combustion, second one is respiration, and in the formation of oxides of nitrogen. Oxygen is returned to the atmosphere in only one major process, that is photosynthesis, जो कि plants करते हैं. And this form the broad outline of the oxygen cycle in nature. ये देखिए ऑक्सीजन साइकिल. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो कि हमारी 21% है. रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो कि अब देखा हमने वाटर वेपर निकलते हैं इसमें, जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स कैरी आउट करेंगे, फिर वापस से वो एटमॉस्फेयर में चल जाएगी. इस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. C6H12O6 ये जो ग्लूकोज है हमारा, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ आता है. देन फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा फिर वही फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा इसका, और इस तरीके से ये साइकिल हमारी चलती रहेगी. Though we usually think of oxygen as being necessary to life in the process of respiration, it might be of interest to you to learn that some form of life, especially bacteria, are poisoned by elemental oxygen. In fact, even the process of nitrogen fixing by bacteria does not take place in the presence of oxygen. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. नेक्स्ट है आपका टॉपिक ओजोन लेयर. एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. O2 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है. हाउएवर इन द अपर रिचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो अपर स्ट्रेटास होते हैं, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड. दिस वुड मीन अ फार्मूला ऑफ O3 एंड दिस इज कॉल्ड ओजोन. तो ये जो O3 होता है इसी को हम ओजोन कहते हैं. अनलाइक द नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन इज पॉइजनस होती है ये. एंड वी आर लकी डेट इज़ नॉट स्टेबल नियरर टू द अर्थ सरफेस बट इट परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन लाइक वेयर इट इज़ फाउंड. अर्थ की जो सरफेस होती है बिल्कुल नियरर सरफेस पे तो नहीं होती है, लेकिन जहाँ ये प्रेजेंट होती है वहाँ ये अपना बहुत इसेंशियल फंक्शन कैरी आउट करती है. इसका फंक्शन क्या है? जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उससे ये हमें बचाती है. दिस प्रिवेंट्स दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर दे में डैमेज मैनी लाइफ form of life. Recently, it was discovered that this ozone layer was getting depleted. Various man-made compound like CFCs, फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं स्टेबल में होते हैं और ये डिग्रेड नहीं होते किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से. were found to persist in the atmosphere. Once they reached the ozone layer, they would react with ozone molecules. This resulted in the reduction of ozone layer, and recently they have discovered a hole in the ozone layer above the Antarctica. It is difficult to imagine the consequences for life on Earth if the ozone layer dwindles. अगर ये ऐसा होता रहा, ओजोन होल बढ़ता रहा, तो ये जो अर्थ की रेडिएशन है ये हमारे ये जो सन की रेडिएशंस हैं ये हमारे अर्थ के सरफेस तक आएंगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी,
देन इससे बहुत सारी स्किन डिजीज़ भी हो सकती हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. But many people think that it would be better not to take chances. These people advocate working towards stopping all further damage to the ozone layer. देखिए इस तरीके से ये सैटेलाइट पिक्चर है जो ली गई है, जिससे जो ओजोन होल है ये आपको कंपैरिजन दिखा रखा है. 1980 में इतना था ये, और 1985 में इतना बढ़ गया, और फिर 1990 में कैसा दिख रहा था ये. That's all for chapter 14. Thank you.